नमस्ते दोस्तों, स्टोरी विद फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बनारस की तंग गलियों के बीच एक गली जगमगाती रोशनी से नहाई हुई थी। एक पुराना जैसा दिखने वाला कोठीनुमा मकान एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पंडित जी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे और हर कोई अपने में मस्त था। सजी धजी महिलाएं आपस में एक दूसरे को अपने गहने और साड़ी दिखाने में मशगूल थीं। तभी एक सुंदर सी रौबदार महिला वहां पहुंची और चिंता जताते हुए बच्चों से बोली, अरे बच्चों, तुम लोगों ने अंकित को बुलाया कि नहीं? भागकर जाओ और जल्दी से अंकित को बुलाकर लाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। बच्चों के जाने के बाद कुछ ही देर में एक सुंदर युवक पीला कुर्ता और सादा पायजामा पहने हुए आंगन में पहुंचा। मां, आपका अंकित हाजिर है, कहते हुए उसने अपनी मां के गले में बाहें डाल दीं। मां ने बड़े प्यार से अंकित को देखा और बोली, कितना सुंदर लग रहा है मेरा बेटा, इसे काला टीका लगा दो, नहीं तो किसी की बुरी नजर लग जाएगी। आज अंकित की सुजाता के साथ शादी है। बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सुजाता की सास तो उसकी जैसी सुंदर और सुशील बहू पाकर धन्य हो गई और अंकित का हाल तो ऐसा था कि उसे सुजाता को प्यार करने के लिए 24 घंटे कम पड़ रहे थे। उसे लगता कि सुजाता बस सारा टाइम उसके पास ही बैठी रहे। सुजाता को ये सब देखकर लगता जैसे सारा जहां उसके आंचल में सिमट आया है। सुजाता और अंकित के दिन रात प्यार की सरगोशियों में गुजरने लगे। एक हफ्ता कैसे बीता पता ही नहीं चला। कुछ ही दिन बाद सुजाता के भाई और पिताजी सुजाता को लेने आए तो अंकित का मन सुजाता को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अंकित बेचैन होकर सुजाता से बोला, यार सुजाता, मैं अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि हम एक साथ तुम्हारे मायके जाएं और फिर तुम अपने मायके से मेरे साथ ही लौट आओ। सुजाता का हाल भी अंकित जैसा ही था। वो भी अंकित से दूर नहीं रहना चाहती थी। अगले दिन सुजाता ने हिचकिचाते हुए मां से कहा, मां, दरअसल वहां मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं अंकित के साथ मायके जाऊं और 2-3 दिन वहां रहकर उनके साथ ही वापस आ जाऊं। मां बहू के मन की बात समझ रही थी, इसलिए मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर लेती हूं। फिर मां ने सुजाता के पिताजी से कहा, हेलो भाई साहब, दरअसल कल हमारे यहां पूजा है, इसलिए पूजा के बाद सुजाता को लेकर अंकित आपके यहां इलाहाबाद पहुंच जाएगा और 2-3 दिन रहकर संगम स्नान भी कर लेगा, साथ ही सुजाता को लेकर वापस भी आ जाएगा। सुजाता के पिताजी ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, अंकित भी साथ आएंगे तो हम सबको अच्छा ही लगेगा। सुजाता के पिताजी उसी दिन शाम की गाड़ी से वापस चले गए। दूसरे दिन सुजाता और अंकित को निकलना था। अंकित अपनी नई कार से ससुराल जाना चाहता था, पर मां का मन नहीं था। फिर भी बेटे की खुशी के लिए उन्होंने हां कर दी। शादी के बाद दोनों पहली बार इस तरह जा रहे थे। लाल रंग की साड़ी और ढेर सारे गहनों से सजी सुजाता बहुत प्यारी लग रही थी। रास्ते में अंकित उसे बार बार देख रहा था। दोनों अपनी मस्ती में दुनिया से बेखबर चले जा रहे थे। तभी सामने से एक अनियंत्रित ट्रक तेजी से आया। जब तक वो दोनों कुछ समझ पाते, एक तेज आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। आंख खुली तो दोनों ने खुद को हॉस्पिटल में पाया। सुजाता पट्टियों से बंधी लेटी हुई थी। पास में परिवार के सभी लोग थे। मां बोली, ईश्वर की कृपा है कि इतने भयानक हादसे के बाद भी तुम दोनों बच गए। सुजाता के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए 3 महीने वो बिस्तर पर रही। इस दौरान अंकित और मां ने उसकी बहुत सेवा की। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। शादी के 3 साल बाद भी जब सुजाता की तरफ से कोई खुशखबरी नहीं मिली तो मां कुछ अधीर सी होने लगी। मां के कहने पर दोनों डॉक्टर से मिले और उन दोनों का बहुत सारे मेडिकल टेस्ट कराए गए। सारी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, लगता है सुजाता को कभी गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो अब मां नहीं बन सकती। डॉक्टर की बात सुनते ही दोनों जैसे जड़ हो गए। डॉक्टर ने दोनों की मनोस्थिति को समझते हुए कहा, परेशान क्यों होते हो? आज मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि कोई भी स्त्री मां बनने का सुख ले सकती है। आपको ऐसी कई सरोगेट मदर मिल जाएगी जो आपके बच्चे के लिए अपनी कोख किराए पर दे देगी। डॉक्टर की बात सुन एक उम्मीद लिए अंकित घर वापस आया और सबसे इस बारे में बात की। बाकी लोग तो राजी थे, लेकिन मां को इस बात से सख्त ऐतराज था। मां ने गुस्से में कहा, साइंस ने तो आज मां और ममता दोनों को बेच दिया है। अरे, वह हमारे वंश का थोड़े ही कहलाएगा, उसमें किसका खून होगा,
किसके संस्कार आएंगे, कौन जानता है। मां ने एक सांस में कई प्रश्न पूछ डाले। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि हमारे घर में यह सब गलत काम नहीं होगा। मां के फैसले ने उन दोनों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। दोनों अब बहुत उदास रहने लगे थे। चिंता से अंकित अब शराब पीने लगा था और ऑफिस से घर देर से आने लगा था। सुजाता से अंकित की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन डॉक्टर का फोन आया। उन्होंने बताया कि वो एक जरूरतमंद औरत को जानते हैं जो उन्हें अपनी कोख किराए पर दे सकती है। डॉक्टर के फोन से मानो दोनों को नई जिंदगी मिल गई। अंकित थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन सुजाता ने फैसला कर लिया था कि वो मातृत्व के इस सुख को हासिल करके रहेगी। काफी विचार विमर्श के बाद दोनों ने ये तय कर लिया कि वे अगले ही दिन सुबह डॉक्टर के क्लिनिक जाएंगे और उस औरत से मिलेंगे। दूसरे दिन जब दोनों क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर ने उनका परिचय प्रियंका से कराया। 30 साल की वह युवती भले घर की लग रही थी। सुजाता, ये है प्रियंका, जो आपके बच्चे के लिए सरोगेट मदर बनने को तैयार है। और डॉक्टर की बात बीच में ही काटते हुए सुजाता बोली, डॉक्टर, मैं इनसे अकेले में बात करना चाहती हूं। हाँ हाँ जरूर, आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं अंकित से भी बात कर लेता हूं। प्रियंका के पास बैठते ही सुजाता ने उससे एक साथ कई सवाल पूछ डाले। प्रियंका, आपके घर में कौन कौन लोग हैं, आपके बच्चे कितने हैं, आपको क्या आवश्यकता पड़ी जो आपने यह फैसला किया? सिर झुकाए बैठी प्रियंका ने बुदबुदाते हुए कहा, मेरे घर में मेरे पति और एक 10 वर्ष का प्यारा सा बेटा है। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, मगर कंपनी घाटे में जाने के कारण कर्मचारियों की छटनी कर दी गई, जिसमें हमारे पति का भी नाम आ गया। छोटी नौकरी और जिम्मेवारी ज्यादा होने के कारण हमारे पास कुछ भी जमा पूंजी नहीं है। नया कारोबार तथा नया जीवन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही। बेटे की पढ़ाई भी मुश्किल में आ गई है। मैं डॉक्टर साहब के घर के पास ही रहती हूँ। इनसे हमारे दुख छिपे नहीं हैं। इन्होंने ही आपके बारे में बताया और मुझे व मेरे पति को बहुत समझाया। शुरू में तो वो इसके खिलाफ थे, पर डॉक्टर साहब ने बताया कि अपना बच्चा पैदा करना और सरोगेसी से पैदा करने में बहुत फर्क है। मुझे लैब में तैयार भ्रूण को अपने गर्भ में डालना होगा और उसे पालना होगा। इस दौरान कोई गैर मर्द मुझे छुएगा भी नहीं। इसमें केवल मुझे शारीरिक तकलीफ होगी और बदले में 2 लाख रुपये मिलेंगे, जिससे हम नया काम शुरू कर सकेंगे। सिर्फ 9 से 10 महीनों में हमारा जीवन दोबारा पटरी पर आ जाएगा। सुजाता चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। लाचार दोनों ही थे, एक गरीबी के कारण और दूसरी मां न बन पाने के कारण। वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा बन सकती थीं। सुजाता को प्रियंका पसंद आ गई। उसके बाद पेपर वर्क की सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। सुजाता बहुत खुश थी। रात में काफी देर तक सुजाता और अंकित बातें करते रहे, लेकिन मां बहुत नाराज थीं। आज तो उन्होंने खाना तक नहीं खाया था। उधर प्रियंका भी अपने बेटे को नाना नानी के पास छोड़कर आई। साथ ही उसने बेटे को कई हिदायतें भी दे डाली कि यहां रहकर किसी को परेशान मत करना, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। बेटे को तो समझा दिया, मगर खुद पनीली आंखें लेकर बाहर आ गई। तय समय पर सब हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पर प्रियंका की पूरी जांच हुई। उसके बाद सुजाता अंकित के भ्रूण को प्रियंका के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया गया। इसके बाद सब लोग शहर छोड़कर हिल स्टेशन चले गए। इस दौरान सुजाता इसी कोशिश में रहती कि प्रियंका खुश और उनके परिवेश में रहे। सुजाता ने उसके कमरे में अंकित के बचपन की खूब सारी फोटो टांग दी, लेकिन जब भी प्रियंका के पास उसके बेटे और पति का फोन आता तो वो उदास हो जाती। उसे ये 9 महीने काटना बहुत मुश्किल लग रहा था। शुरू में उसके पति मिलने आते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी आना कम कर दिया। प्रियंका वर्तमान से ज्यादा भविष्य के रिश्तों पर चिंतित रहने लगी थी। इसी चिंता में उसने पति को फोन लगाया तो जवाब मिला, अब मैं मिलने नहीं आऊंगा, तुम अपना किराए का मकान खाली करके खुद ही आ जाना। अब तो मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ सकता, दम घुटता है वहां मेरा। प्रियंका का पक्ष सुने बिना ही उसके पति ने फोन काट दिया। प्रियंका की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, मगर जब गर्भ के अंदर से 4 महीने के शिशु ने हरकत शुरू कर दी तो प्रियंका के मन में मकान मालिक की बजाय मां के भाव जागने लगे। वो उसकी हरकतों पर ध्यान देने लगी। उसे बच्चे पर प्यार आने लगा। अपने पेट पर दोनों हाथ रखकर वो घंटों उससे बातें करती रहती। एक दिन तो उसने फोन करके पति को भी बताया कि यह तो अपने बच्चे जैसा शैतान है, बहुत हाथ पैर चलाता है, पर यह उसका भाई या बहन नहीं है। पति ने उसे हकीकत के धरातल पर ला पटका। पति की बात सुनकर प्रियंका उदास हो गई।
सच ही तो कहा उसके पति ने, ये उसका नहीं, सुजाता का बच्चा है। इसी तरह 8 महीने पूरे हुए और 9वां महीना लगते ही डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। प्रियंका ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसे गोद में लेकर सुजाता बोली, अंकित, ये रही हमारी अपनी बेटी, बिल्कुल तुम पर गई है। इन 9 महीनों में प्रियंका भूल गई थी कि ये उसका बच्चा नहीं है। उन दोनों को ऐसी बातें करते हुए देख प्रियंका को कतई अच्छा नहीं लग रहा था। तभी डॉक्टर आकर बोले, चलिए इन्हें आराम करने दीजिए। सुजाता और अंकित बच्ची को लेकर बाहर चले गए। उन्हें जाते देख प्रियंका बोली, मुझे दूध तो पिला लेने दो। प्रियंका को अधीर होते देख डॉक्टर बोले, प्रियंका, अब उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। प्रियंका के दुख को उसके सिवाय और कोई नहीं समझ पा रहा था। हारकर उसने अपने मन को समझाया कि जो बच्चा उसका था ही नहीं, उसके लिए उदास होकर क्या होगा। फिर भी आंसुओं की धार आंखों से बहती रही। दूसरे दिन अंकित आया और जो रकम पहले से तय थी उससे ज्यादा रकम देते हुए बोला, प्रियंका, जो खुशी तुमने मुझे दी है उसकी तुलना इन पैसों से नहीं की जा सकती, पर तुम्हारा परिवार इन पैसों से दोबारा नई जिंदगी शुरू कर सकेगा। तुम्हारे इस फैसले ने 2 परिवारों को खुशी दी है, या कहूं कि पूर्णता दी है। मैं और सुजाता मरते दम तक तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे, पर एक विनती है कि अब तुम कभी हमारे परिवार के सामने मत आना। आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। आज हम बच्ची को लेकर वापस जा रहे हैं। तुम जब तक पूरी तरह ठीक न हो जाओ तब तक यहीं रहना। मैंने डॉक्टर का सारा खर्च दे दिया है। प्रियंका से विदा लेकर दोनों अपने शहर बनारस पहुंच गए। बेटी को लेकर जैसे ही दोनों घर पहुंचे, मां का पारा 7वें आसमान पर था। अंकित ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर मां उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मां अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी। एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा, बेटी वो भी किराए की। बेटा होता तो एक बार मैं दिल पर पत्थर रखकर बच्चे को अपना भी लेती, मगर ये तो लड़की है। सुजाता जो खामोशी से यह सब सुन रही थी, एकदम बरस पड़ी। मां, इसे आप अपनी पोती माने या ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरी और अंकित की जिंदगी है। मां ने गुस्से से सुजाता को घूरा और वहां से चली गई। घर के सभी सदस्यों ने बच्ची को पूरे मन से अपना लिया, लेकिन मां अपनी जिद पर अड़ी रही। सुजाता और अंकित ने मां को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। गोद में उठाना, पुचकारना तो दूर, बच्ची के रोने पर भी वो कभी उसके पास तक नहीं फटकती थी। घर का ऐसा माहौल देख थक हार कर उन दोनों ने घर से दूर रहने का फैसला कर लिया। अंकित ने अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करा लिया और बच्ची को साथ लेकर वे घर से चले गए। समय बीतता गया और देखते ही देखते उनकी बेटी साक्षी 7 वर्ष की हो गई, मगर इन 7 वर्षों में वो कभी बनारस नहीं गई। अंकित 1-2 बार बनारस गया, पर मां की बेरुखी देखकर उल्टे पांव लौट आया। इतनी दूरियों के बाद भी मां का दिल नहीं पसीजा। न मां ने कभी साक्षी का हाल पूछा और न ही सुजाता का, पर वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक पता चला कि मां को कैंसर है। बनारस में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इसलिए जिद करके अंकित मां को अपने पास ले आया। बीमारी ने मां को काफी बदल दिया था। अब उनमें पहले जैसा रौब और गुस्सा नहीं था। मां को लेकर अंकित जैसे ही घर पहुंचा तो सुजाता उनसे लिपटकर रोने लगी। सुजाता को रोते देख मां की भी आंखें भर आईं। आंसुओं से जो पुराना विष दोनों के अंदर था वह बह गया और एक बार फिर उनका पुराना रिश्ता जीवंत हो उठा। अंकित ने माहौल को हल्का बनाने के लिए हंसते हुए कहा, आप लोगों का राम भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो मुझ गरीब को एक कप चाय मिलेगी? अभी लाती हूं, कहकर सुजाता चाय बनाने चली गई। तभी पापा पापा करती साक्षी कमरे में पहुंची। उसे देखकर सब लोग हंसते हंसते लौटपोट हो गए। साक्षी के पूरे चेहरे पर पेंट लगा हुआ था। वो दांतों से ब्रश को पकड़े हुए थी और उसके दोनों हाथ भी रंग से सराबोर थे। साक्षी को देखकर आज मां को गुस्सा नहीं बल्कि प्यार आ रहा था। मां को साक्षी में अंकित का बचपन दिखाई दे रहा था। साक्षी को गोद में उठाते हुए मां बोली, ये तो बिल्कुल अंकित जैसी है। अंकित को भी पेंटिंग का बहुत शौक था। वो भी बचपन में ऐसे ही पेंट से रंगा होता था। साक्षी को भी दादी का साथ बहुत भाता। वो हर पल दादी दादी करती उनके आगे पीछे दौड़ते रहती। इस दौरान अच्छे अस्पताल में मां का इलाज होता रहा और धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी। दवा का असर और साक्षी का प्यार मां को जल्दी ठीक करने लगे थे। मां और साक्षी को एक साथ देखकर
दोनों बहुत खुश होते। फिर वो दिन भी आ गया जब माँ को वापस बनारस जाना था। वहां उनके बिना सब अस्त व्यस्त हो गया था। माँ को जहां एक तरफ वापस जाने की खुशी थी, वहीं साक्षी से बिछड़ने का भी दुख था। लौटते समय माँ ने उन दोनों को बुलाकर कहा, बेटा, मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूं और उस औरत का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिसने हमारी साक्षी को जन्म दिया। मैं गलत थी। न तो किराए की कोख होती है और न ही किराए की बेटी। बेटी हो या बेटा, वो बस अपने माता पिता की संतान होती है। जन्म लेने की प्रक्रिया चाहे कुछ भी हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम दोनों को संतान का सुख मिला। फिर हमारे ग्रंथों में भी तो अन्य साधनों से संतान सुख प्राप्त करने का वर्णन है। फिर आज के समय में सरोगेट से संतान पाना कैसे गलत हो सकता है? इससे दो परिवारों को खुशी मिलती है। ये किराए की बेटी कैसे हो सकती है? यह तो मेरी पोती साक्षी है और अपने अंकित की अपनी बेटी। इधर अंकित को एक बच्चे का माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उधर प्रियंका के पति ने उस पैसों से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और वो सफल रहा। उसकी जिंदगी में फिर से रौनक लौट आई और उसके बेटे को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिल रही है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।